नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं 5 की पड़ताल। संसद में ड्रामा हो या डिलीवरी, इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद संसद के बाहर भी ड्रामा शुरू हो गया और फिर सदन के अंदर भी ड्रामा हुआ। अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी पर ही ड्रामा करने का आरोप लगा दिया और जब सदन शुरू हुआ तो सचमुच हंगामेदार ड्रामा ही होने लगा। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ और जैसी की आशंका थी, दोनों सदनों में विपक्ष ने भारी हंगामा किया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही सभी दलों से अपील की थी कि सदन में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष ने उनकी बात को ही ड्रामा बताना शुरू कर दिया। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए। इन चीजों को गंभीरता से ले। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो, ऐसा है, और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, ठीक है, ड्रामा था कि जान जाना? तो ये शब्दों पे मत खेलिए, इधर उधर मत जाइए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि सभी का वोट बन जाए, और बीजेपी तो ऐसा ड्रामा करती है पुलिस से मिलकर के कि रिवॉल्वर लगवा देती है वोट डालने जाओगे। It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा में विपक्ष ने एसआईआर को लेकर हंगामा मचाया और कार्यवाही अगले दिन तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। यही हाल राज्यसभा में भी रहा, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे का मुद्दा उठाया, जिसके बाद भारी हंगामा हुआ। वैसे संसद में कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा होनी है, लेकिन विपक्ष के तेवरों से लगता है कि इस बार भी डिलीवरी कम ड्रामा ही ज्यादा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए, यही आज का विषय भी है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद अब काफी ड्रामा आज शीतकालीन सत्र के पहला जो दिन था उसमें देखने को मिला, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया जो कि 12 राज्यों में चल रही है। संसद के कौन से वो मुद्दे हैं इस शीतकालीन सत्र में जिस पर बात होगी? एसआईआर, जिसके कारण बीएलओ की मौतें, ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको विपक्ष ने मुद्दा बनाया है और विपक्ष लगातार सरकार को घेर रही है। कांग्रेस का वोट चोरी का आरोप, हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव में एनडीए की भारी बहुमत से जीत हुई, लेकिन चुनाव आयोग पर एक बार फिर से कांग्रेस ने सवाल उठाया, विपक्ष ने सवाल उठाया। बिहार की महिला रोजगार योजना, ये एक संसद का मुद्दा है जो कि इस सत्र में उठाया जाएगा। प्रदूषण, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी सख्त टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जब तक प्रदूषण तब तक हफ्ते में 2 बार सुनवाई। दिल्ली ब्लास्ट, 10 नवंबर को जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ वो, और साथ ही साथ बुलडोजर एक्शन, कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस सदन में छाए रहेंगे जिस पर बात होगी। विपक्षी दलों के खिलाफ ईडी और सीबीआई की कार्रवाई, जिसको लेकर जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर रहता है। ये वो तमाम मुद्दे आपको बता रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मुद्दा, जी हाँ, ये एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है जिसको लेकर विपक्ष जो है वो एक बार फिर सरकार को घेरेगा। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की विदाई, ये आज उठा भी, ये इस विदाई का मुद्दा आज उठा और उसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया और फिर सदन की प्रक्रिया स्थगित और फिर अब कल सुबह तक के लिए यानी कि 11 बजे तक के लिए उसको स्थगित कर दिया गया है। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं, चाहे कांग्रेस के वोट चोरी का आरोप हो, बीएलओ की जो लगातार मौतें हो रही हैं, चुनाव आयोग पर जो सवाल उठ रहे हैं, बिहार चुनाव में बिहार की महिला रोजगार योजना की बात हुई, वो तमाम मुद्दे हैं। नेशनल हेराल्ड, जिस पर अब शीतकालीन सत्र में बात होनी है, जिसमें कई मुद्दे तो बहुत प्रमुख हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यही कहा था कि इन मुद्दों को विपक्ष को मजबूती के साथ उठाना चाहिए,
ड्रामा नहीं डिलीवरी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कई तंज भी कसे विपक्ष पर, कहा कि हार की निराशा है, मुझे लगा कि अब तो समय काफी हो चुका है, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो अब तक थोड़ा चीजें जो हैं वो संभल गई होंगी, लेकिन नहीं संभली। तो आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ये जो शीतकालीन सत्र, मॉनसून सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र, जो कि इसलिए लगते हैं ताकि जनता के जो मुद्दे हैं, देश के जो मुद्दे हैं उस पर बात हो सके, परेशानियों को सुलझाया जा सके, उन तमाम उलझनों को सुलझाया जा सके। लेकिन अफसोस कि ये जो सत्र होते हैं ये हंगामे की भेंट चढ़ जाते हैं। कई करोड़ों में एक दिन का सत्र होता है और वो हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। और इसी के मद्देनजर आज यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, जिसको लेकर हंगामा फिर से शुरू हो गया और सदन के अंदर एक बार फिर से ड्रामा देखने को मिला। तो ड्रामा नहीं डिलीवरी चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, और उसके बाद काफी ड्रामा देखने को मिला। आखिरकार इस तरह के ड्रामे पर कब ब्रेक लगेगा और कब जो जनता के मुद्दे हैं, जो जनता की बातें हैं, वो सदन के पटल पर रखी जाएंगी और उस पर बात होके उनका समाधान भी निकलेगा। और हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। विक्रम उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है विक्रम जी आपका। और साथ ही असित नाथ तिवारी, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हैं। असित जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। असित जी, पहला सवाल आपसे पूछ लेती हूँ, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ड्रामा नहीं डिलीवरी, विपक्ष अपनी बात जो है वो मजबूती के साथ रखे। लेकिन ये बात तो सही है कि विपक्ष अपनी बात मजबूती के साथ रखे। हम हमेशा देखते हैं कोई भी सदन हो, चाहे वो ग्रीष्मकालीन हो, मॉनसून हो, विशेष सदन हो, कोई भी सदन हो, इतना हंगामा होता है कि फिर उसको स्थगित कर दिया जाता है। कुल मिलाकर जो जनता की बात है, जनता के जो मुद्दे हैं, वो धरे के धरे रह जाते हैं। हम तो पिछले 11 वर्षों से विपक्ष में हैं। उधर अटल जी की सरकार थी तो 6 वर्षों तक विपक्ष में रहे। भाजपा का अनुभव बहुत पुराना है विपक्ष में रहने का, और विक्रम उपाध्याय जी यहाँ बैठे हैं, इनको खूब याद होगा कि भाजपा जब विपक्ष में थी तो कितने हंगामे होते थे। पूरा का पूरा सत्र नहीं चल पाता था, कभी कभी तो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक सत्र चल ही नहीं पाता था। तब भाजपा को इसकी चिंता नहीं होती थी कि ये जनता का समय बर्बाद हो रहा है, पब्लिक का पैसा बर्बाद हो रहा है। देखिए, है क्या ना कि देश की सबसे बड़ी पंचायत है लोकसभा, और आम आदमी के मुद्दे वहां उठाए जाएंगे। विपक्ष जब मुद्दा उठाएगा तो सरकार को नागवार गुजरेगा, सरकार उसको सुनने को तैयार नहीं हो तो वहां हंगामा होगा। सरकार में हम रहें, सरकार में ये रहें, विपक्ष में हम रहें, विपक्ष में वो रहें। जाहिर सी बात है कि विपक्ष जब बात उठाएगा, विपक्ष जब प्रश्न उठाएगा, सरकार भरसक कोशिश करेगी प्रश्नों से बचने का, भरसक प्रयास करेगी कि जवाब नहीं देना पड़े, भरसक प्रयास करेगी कि दूसरी दिशा में इसे मोड़ा जाए, फिर विपक्ष इस पर हंगामा करेगा। ये हमेशा होता रहा है। अभी हम विपक्ष में है, पहले कोई और था तब भी ये होता था, ये होगा। देश की सबसे बड़ी पंचायत में दो पक्षों के बीच वाचिक झड़प होनी तय है, होनी चाहिए। इसी से लोकतंत्र चलेगा भी। ये नहीं कि बस विपक्ष भी सरकार की जय जयकार करता रहे तो फिर बात कौन उठाएगा? मैं विपक्ष बिल्कुल सरकार की जय जयकार नहीं करेगा। विपक्ष का मजबूत होना हम सभी के लिए, मतलब देश के हर नागरिक के लिए बहुत जरूरी होता है, और हम नहीं कह रहे कि विपक्ष को जय जयकार करनी चाहिए। लेकिन जब बात ही नहीं हो पा रही, वो एक हेल्दी बहस क्यों नहीं हो पा रही है, उस बहस का ऐसा कुछ कंक्लूजन या निष्कर्ष निकल कर क्यों नहीं सामने आ पाता है जिससे जनता का भला हो? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हेल्दी बहस होती है, कई बार होती है। कई हेल्दी बहस अगर नहीं हो रही होती तो पिछले 75-76 सालों में आपके देश ने कई नए कानून बनाए, कई नए प्रावधान किए, कई जरूरी मुद्दों को वहां उठाया, तो हेल्दी बहस होती है। हाँ, कई बार सरकार प्रश्नों से भागती है, सरकार जिम्मेदारियों से भागती है, तो वहां विपक्ष अड़ता है, और जब विपक्ष अड़ता है तो हंगामा होता है। हंगामे के बाद भी सदन को अगर चलाने की मंशा हो तो मूल प्रश्न पर आके सदन को चलाया जा सकता है। लेकिन होता यह है कि कार्रवाई रोक दो, क्योंकि सरकार आसानी से इससे बच जाए, इस प्रश्न से बच जाए। ये हमेशा होता रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जिस ड्रामा शब्द का इस्तेमाल किया, भाई ड्रामा तो कौन करता है ड्रामा?
प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं सवालों के जवाब देते हैं लोकसभा में बैठ के? आप आके वहां तंज, मतलब देश ने आपको इसलिए चुना है कि आप लोकसभा में आके विपक्ष पर तंज कसिए और निकल लीजिए। ठीक है, इसके लिए तो एक बार मैं प्रधानमंत्री नहीं बीजेपी चुना से है। जवाब ले लेती हूँ। रत्नाकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रत्नाकर जी, स्वागत है भारत एक्सप्रेस पर आपका। ड्रामा नहीं डिलीवरी, प्रधानमंत्री ने ये बात कही और उसके बाद एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला सदन के अंदर। वही ड्रामा देखने को मिला जिससे जनता त्रस्त है। जनता इसलिए त्रस्त है कि भाई उनके मुद्दों की जो बात है, जिसके लिए इंतजार करते हैं हम, सदन जब शुरू होगा तो इस बारे में बात होगी, इस मुद्दे पर बात होगी, वो होती नहीं है, वो हो ही नहीं पाती है वो चर्चा। और इसका खामियाजा कौन भुगतता है? जनता। निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह से सदन में आए दिन जो है वह विपक्ष के लोग हंगामा कर रहे हैं, ये सदन के जो समय है, जो पैसा है जनता का, जो टैक्स पेयर्स हैं उनके पैसे को बर्बाद करने का काम जो है विपक्ष कर रहा है। निश्चित रूप से यह चिंतनीय है। जो प्रधानमंत्री जी ने आज अपना कंसर्न जो है आकर बाहर, सदन के बाहर उन्होंने कहा कि आपको अगर सार्थक चर्चा करना है, अगर आपको नीतियों के बारे में चर्चा करना है, विकास के बारे में चर्चा करना है, देश को प्रगति पे लाने के लिए चर्चा करना है, हाँ हम सहर्ष तैयार हैं उन सारे मुद्दों पे चर्चा करने के लिए। लेकिन सदन कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पे कि आप अपने हार का हताशा जो है वहां पे प्रदर्शित करें, वहां पे आके आप नारे लगाएं, वहां पे प्ले कार्ड लेकर के सदन की गरिमा को तार तार करें। ये बार बार किया जाता है, एक बार नहीं बार बार करने का काम जो है वह विपक्ष के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर से कहा है कि ड्रामा नहीं डिलीवरी होना चाहिए और नारे नहीं, नीति निर्धारण होना चाहिए सदन में, और इसके लिए नियत होना चाहिए, जो विपक्ष के पास है नहीं। विपक्ष हमेशा ये चाहता है कि ये कुछ ऐसा शोरगुल करे, इस तरह से सदन में हंगामा करे कि सदन जो है वो बर्खास्त हो जाए, सदन निरस्त हो जाए, और जो भी आगे प्रगति के लिए जो नीतियां निर्धारण की जाती हैं, इतिहास भी गवाह है कि इसी सदन में से देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है, उसी पंचायत में से हमने 370 हटाया, हमने महिलाओं को रिजर्वेशन दिया, हमने 3 तलाक दिया, हमने देश को तमाम आगे बढ़ाने वाली, समाज को और देश को बढ़ाने वाली नीतियों का निर्धारण किया इसी संसद से। लेकिन आज ये विपक्ष बार बार अड़ंगा डाल रहा है, बार बार परेशान करने की कोशिश कर रहा है, बार बार जो है हंगामा कर रहा है। यह दर्शाता है कि विपक्ष जो है कहीं न कहीं देश हित में काम नहीं कर रहा है। यह चाहता है कि देश की प्रगति में विघ्न बाधा पहुंचे और देश जो है आगे बढ़ने से आरोप रुके। लगाया कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तब भाई कई दिन तक सदन नहीं चल पाता था, बल्कि पूरी जो सदन की कार्यवाही होती थी, जितने दिन की होती थी, जितने समय के लिए होता था, वो पूरी कार्यवाही बिना चर्चा के चली जाती थी। तो जब आप लोग विपक्ष में थे तब आप भी इतना हंगामा करते थे? देखिए, सदन में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारे मुद्दे, कौन कौन से मुद्दे पे चर्चा होगी सदन में, ये तय किया जाता है। और कमेटी में जब ये तय किया जाता है कि ये मुद्दों पे चर्चा होगी, तो आखिर विपक्ष उन मुद्दों पे क्यों नहीं चर्चा करता है? यहाँ पे वो हाँ बोलेगा, जब कमेटी बैठेगी उस समय क्या क्या मुद्दों पे चर्चा होना है, वहां पे विपक्ष सहर्ष स्वीकार कर लेता कि ठीक है हम इन मुद्दों पे चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे ही ये सदन में जाते हैं, जैसे ही ये कैमरे के सामने जाते हैं, वहां हंगामा शुरू कर देते हैं, हो हल्ला शुरू कर देते हैं। ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि आप एक तरफ तो जनता को कह रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन जब ही चर्चा करने की बारी आती है तो आप दूसरे मुद्दे उठा करके और हो हंगामा करना शुरू करते हैं, प्ले कार्ड दिखाना शुरू कर देते हैं, सभापति महोदय के वेल में जाकर के आप हंगामा करना शुरू कर देते हैं। ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि गंभीरता नहीं है आपको देश की राजनीति में। लीडर ऑफ अपोजिशन बार बार जो है अनर्गल आरोप लगाने की कोशिश करते हैं आज सदन में, लेकिन कभी भी वो जो देश के हित में है, जो मुद्दे, उन मुद्दों पे चर्चा करने से वो हमेशा भागते हैं। हर बार जब सदन शुरू होता है, जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है, यह हर बार की दिक्कत है। और इस दिक्कत पर आम आदमी चर्चा करता है जो सदन की कार्रवाई को देखता है, क्योंकि हम खबरें पढ़ते हैं कि सदन की कार्रवाई शुरू, 5 मिनट बाद खबर पढ़ते हैं स्थगित। तो आप सोचिए वो 5 मिनट में कुछ नहीं हुआ, हाँ, लेकिन खर्चा भरपूर हो गया, क्योंकि अनुमानित तौर पर 1 मिनट का खर्चा 2.5 लाख है
और 1 घंटे का तकरीबन 1.5 करोड़। तो ये समझने वाली बात होगी कि ये जो इतना खर्चा हो रहा है, जो कि टैक्स पेयर्स की जेब से ही जा रहा है, उसके बाद भी अगर कुछ निष्कर्ष, कुछ उनके हित में ही बात नहीं हो पाती, तो ये वाकई में बहुत चिंताजनक बात है। और सालों से ये बात चलती आ रही है, इसको कैसे ठीक किया जाए ये भी एक चर्चा का विषय है। मेरे साथ विक्रम उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विक्रम जी, एक बड़ा मुद्दा है, और बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि टैक्स पेयर्स जो हैं उनके टैक्स से सदन चलता है, और 1 मिनट के तकरीबन 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, लेकिन वो हंगामे के भेंट चढ़ जाते हैं। मैम, ये बात ठीक कह रही है, लेकिन लोकतंत्र चलता कैसे है ये विपक्ष को और सत्ता पक्ष को दोनों को समझना पड़ेगा। लोकतंत्र अकेले में सत्ता पक्ष चला सकता है ना विपक्ष चला सकता है। जब आपको सबको मालूम है, सूचनाएं आई, खबरें आई कि सत्ता पक्ष से और विपक्ष पक्ष की ओर से सदन सम्मेलन से पहले, यानी लोकसभा सत्र शुरू होने से पहले एक बैठक हुई थी। बैठक में निश्चित रूप से ये तय किया हुआ है कि किन मुद्दों पर चर्चा होनी है और किन मुद्दों पर कौन चर्चा का प्रस्ताव रखेगा। आपको मालूम है, लोकसभा का या राज्यसभा का सत्र जो है एक नियम के अनुसार चलता है। एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति की तरफ पे जाता है कि हमारी तरफ से ये प्रस्ताव है, इन पे चर्चा करना चाहते हैं। आप देखिए विपक्ष का जो रवैया हो, चाहे मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कांग्रेस ने अभी किया या जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने पहले क्या किया, लेकिन सब जगह ये विपक्ष और पक्ष की तरफ से सहमति है कि प्रश्नकाल चलने दिया जाए, जनता के प्रश्नों को पूछने दिया जाए, उसके बाद ही ये सदन में कोई सी बहस की शुरुआत हो सकती है। लेकिन मैं लगातार देख रहा हूँ कई सत्रों से कि विपक्ष जो है पहले ही घुसता है और घुसने के साथ ही एक स्लोगन शुरू हो जाता है, और आप जैसा कह रही हैं 5 मिनट 10 मिनट के बाद जो है सदन का जो है वो सत्र जो है चला जाता है, बह जाता है। वो 2.5 करोड़ रुपया पर घंटे की बात आप ठीक करें, लेकिन उससे ज्यादा जनता का विश्वास टूटता है। जनता ये सोच के बैठी हुई कि SIR के मुद्दे पे या बाकी मुद्दों पे सरकार क्या कहना चाहती है, विपक्ष क्या पूछना चाहता है, ये इससे खत्म हो जाता है। ये केवल हंगामे तक सीमित रहता है, और ये हंगामा लगातार चलने वाला है, क्योंकि ये सदन में मैंने फिर कहा कि कोऑर्डिनेशन का काम सरकार और विपक्ष दोनों का है। अगर दोनों मिलकर पहले नहीं तय करेंगे तो ये सदन चलेगा नहीं। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में पिछले कई सत्रों से मैंने देखा ये है कि जब 3-4 दिन रह जाते हैं सदन के सत्र, तब जो है फटाफट बिल पास करा लिया जाते हैं, और विपक्ष भी चुपचाप पास होने देता है। उसके बाद ही विपक्ष से बहुत कुछ नहीं कहा जाता। तो ये शुरुआती जो है बढ़त लेने की एक जो चाहत है, यह एक कंपटीशन है कि सरकार बढ़त लेगी या विपक्ष बढ़त जा रहा है। दरअसल वो प्रश्न सरकार से एक दिन पहले पूछा जा चुका होता है, और इसीलिए जो मंत्री होते हैं विभाग से उसका जवाब लेके आए रहते हैं, और वो सदन में फिर खड़े होकर उसका जवाब देते हैं, क्योंकि प्रश्न एक दिन पहले उनको दिया जा चुका रहता है। या अगर वो समय लेना चाहते हैं तो फिर उस प्रश्न को टाल दिया जाता है। अगर वो कह देते हैं कि हमें 2 दिन का समय दिया जाए इसका जवाब देने में, तो विभाग कहता है ऐसा, तो वो प्रश्न टल जाता है। एक होता है शून्यकाल, जिसे हम और आप सब लोग 0 आवर कहते हैं। इस 0 आवर में सामयिक मुद्दे उठाए जाते हैं। तत्काल जो कुछ चल रहा है देश में, अचानक कोई घटना हो गई, वो मुद्दा हो, कोई ऐसा प्रश्न जो सांसद के पास अचानक आया हो, किसी सांसद के पास वो आया हो, तो शून्यकाल का ये मुद्दा उठाया जाता है। इसकी सूचना बस कुछ देर पहले लिखित रूप में दी गई रहती है, पीठ को दी गई रहती है। वहां जो नीचे लोग बैठे रहते हैं, आपने देखा होगा। तो ये एक प्रक्रिया होती है। बहस जो है, बहस विधेयक पर होती है। बहस हर प्रश्न पर नहीं होती। बहस जो है वो विधेयक पर होती है। जो विधेयक लाया जाता है उस पर बहस होती है। अब आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, आपको भी पता है कि भाई अब तक कितने BLOs ने खुदकुशी की है। हमारी जानकारी में ये संख्या 8 से 10 के बीच में है। हो सकता है कि आपके पास कुछ दूसरी जानकारी हो, करेक्ट कर लीजिएगा। जिस देश में काम के नहीं, चुनाव आयोग कैसा काम ले रहा है कि हमारे आपके बीच के लोग हैं ना BLOs, आसमान के टप के लोग तो है नहीं, वो भी किसी परिवार के लोग हैं, नौकरी कर रहे हैं, उन्हें खुदकुशी करनी पड़ रही है। ये मुद्दा सदन में नहीं उठाया जाए तो कहाँ उठाया जाए? और ये मुद्दा अगर इस देश ये मुद्दा अगर सरकारी कर्मचारी खुदकुशी कर रहे हैं, और ये मुद्दा अगर इस देश के प्रधानमंत्री को ड्रामा लग रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री मानसिक रूप से बीमार है। नहीं, आप ये कुछ ज्यादा बोल रहे हैं। नहीं, सुनिए, समझिए। आपको ड्रामा वाली बात बुरी लग गई, और आप क्या बोल रहे हैं नेशनल टेलीविजन पर बैठकर प्रधानमंत्री के लिए। ये सुनिए, मेरी बात सुनिए। बात हो प्रधानमंत्री की बात को अगर आप इस तरीके से समझे, क्योंकि राजनीति है, हर बात का एक अलग मतलब निकालना है जिस पर राजनीति हो सके। सुनिए
सुनिए ना श्रद्धा जी, हमारे आपके परिवार के बीच का कोई आदमी काम के दबाव में फंदे पर लटक जाए और इस मुद्दे को हमारे देश का प्रधानमंत्री ड्रामा कहे, आप क्या कहिएगा? तो क्योंकि सर, हमारे आपने आपके परिवार का नहीं है, सदन में तो हम जाकर लोग भी तो बड़ी इस बारे में आसान बात नहीं नहीं असित जी, की, ऐसा नहीं ड्रामा असित वाली जी बोल बात सकते पकड़ हैं। ली। आप ये समझिए कि सदन के अंदर जाकर भी तो बात नहीं की ना। उस बीएलओस की इतनी चिंता है विपक्ष को, जो कि होनी चाहिए, तो कम से कम अंदर जाकर उसके बारे में बात हो कि भाई सरकार से आखिरकार सवाल ऐसा पूछना क्या ड्रामा है? प्रेशर है कि जो सरकार बीएलओस से सवाल हैं पूछना उनको ड्रामा है, मौत किससे ज्यादा पूछा अच्छी बताइए? लग रही है काम करने से ज्यादा, तो ऐसा क्या प्रेशर है? इस पर बात होनी चाहिए ना। लेकिन फिर देखिए, वही ड्रामा सवाल शब्द को तो पकड़ा, उठाया अंदर जा गए और रहा फिर है। हंगामा। वही सवाल तो उठाया जा रहा है जो सरकार रत्नाकर जवाब जी, देने को तैयार नहीं है। रत्नाकर जी, भाई और प्रधानमंत्री ऐसा का ये आखिरकार ड्रामा क्यों रहा हो है। रहा है, ये सदन में बात करने की जरूरत है कि बीएलओस जो हैं, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई रो रहा है, ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। तो ये सदन में इसकी चर्चा बहुत जरूरी है कि आखिरकार ऐसा क्या प्रेशर उनको दिया जा रहा है कि भाई उनसे काम नहीं हो पा रहा और उनको लग रहा है कि मौत ज्यादा बेहतर है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये सदन में इस पर चर्चा बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सबके बीच में से ही है बीएलओस। ये बात तो बिल्कुल सही कही असित जी ने। देखिए श्रद्धा जी, निश्चित तौर पे जो बीएलओस का जो आत्महत्या का आंकड़ा जो आया है वो चिंतनीय है। निश्चित रूप से चुनाव आयोग उसके मद्देनजर ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक्सटेंशन भी दिया है फॉर्म सबमिशन के लिए, और एसआईआर का प्रक्रिया जो है वो बढ़ा भी दिया गया है 11 तारीख तक। तो निश्चित रूप से वो कंसर्न जो है चुनाव आयोग देख रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आज ये लोग संसद में कह रहे हैं कि कोई मुद्दा उठाएंगे, ये लोग की मौत का मुद्दा जो है संसद में उठाएंगे, एसआईआर प्रक्रिया का मुद्दा जो है संसद में उठाएंगे। लेकिन मेरा पूछना ये है कांग्रेस पार्टी के लोगों से कि अगर यदि चुनाव आयोग आपको बुलाता है, और बार बार आप लोगों ने चुनाव आयोग पे आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर गड़बड़ी कर रहा है, तो चुनाव आयोग के पास आप लोग जाते क्यों नहीं? 2-2 बार लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने ईमेल भेजा कि आप आइए हमारे यहाँ पे, क्या परेशानियां है, क्या प्रॉब्लम्स है, वो बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, उस पर कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा वो देखेंगे। लेकिन वो चुनाव आयोग 30 सांसदों को भी बुलाया, वो भी नहीं गए। 300 सांसदों के साथ चले गए उनके चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर और धरना प्रदर्शन किया। वैसे ही आज आप चुनाव आयोग के पास, जो चुनाव आयोग मुख्य रूप से एसआईआर की पूरी प्रक्रिया देखता है, जो एक संवैधानिक संस्था है, जो इंडिपेंडेंट संस्था है, उसके पास आप नहीं जाते हैं चर्चा के लिए और आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमको चर्चा नहीं करने देती है सदन में। अब ये क्या बात हुई भाई? आप सदन में जब भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो डिसाइड होता है कि हम इन मुद्दों पे चर्चा करेंगे और आपकी सहमति से होता है वो, तब तो चर्चा होता है। और सदन में सिर्फ पूरा प्रोसेस नहीं समझ पा रहे हैं लोकसभा का। नहीं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी अलग चीज है सर। इसीलिए प्रधानमंत्री को मानसिक विक्षिप्त बता बता रहे हैं। विधेयक के लिए काम करता है, सबके लिए काम नहीं करता घटिया है। मानसिकता है, राहुल गांधी की घटिया मानसिकता, आप जैसे प्रवक्ताओं की घटिया मानसिकता की प्रधानमंत्री जी को जो गरिमा में पद है, जिसको पूरे राष्ट्र, पूरे विश्व में सम्मान मिलता है, ऐसे व्यक्ति को आप लोग मानसिक विक्षिप्तता की दर्जा दे रहे हैं। आप लोग की मानसिकता निम्न हो चुकी है, आप देश हित में काम ही नहीं कर रहे हैं। आज देश के विकास के लिए आपको खड़ा होना चाहिए, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते, भाजपा की नीतियों का विरोध करते करते आज आप लोग देशद्रोही बन चुके हैं और भारत का विरोध करने लगे हैं। राहुल गांधी वैश्विक मंच पे जाकर के और कहते हैं कि आप हस्तक्षेप करिए भारत में। अब ये हमारी संप्रभुता अखंडता के ऊपर प्रहार करने जैसा है कि नहीं, कि कोई विदेशी आदमी हमारे घर में आकर के हस्तक्षेप कैसे कर सकता है? ये तो लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका है। इस तरह से काम होता है। ये कोई जिम्मेदारी वाला, बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला पद होता है नेता प्रतिपक्ष होना, लेकिन राहुल गांधी उसको समझ नहीं रहे हैं। आप लोग राजनीति को सिर्फ एक अखाड़ा बना चुके हैं। आप ये नहीं समझते हैं कि देश को कैसे आगे ले जाना है, नीतियों का निर्धारण कैसे करना है सदन में, कैसे हम विधेयक को पास करेंगे, कैसे उस पर चर्चा करेंगे, आपको नहीं करना है। आप पहले भी हारते रहे, अभी भी हार गए, और उस हार का जो है फ्रस्ट्रेशन आप सदन में निकालते हैं, सदन में प्ले कार्ड दिखाते हैं, जो सभापति के पास जाते हैं वहां पे पन्ने फाड़ के फेंकते हैं। ये सारी हरकतें आपको दिखा दी है। प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही कि निराशा है हार की, और मुझे लगा कि अब तक ये जो है हट गई होगी निराशा, लेकिन वो निराशा अभी भी दिखाई दे रही है। ऐसा है कि वही फ्रस्ट्रेशन है। श्रद्धा जी, आजादी के बाद इस देश में 54 वर्षों तक उनकी पार्टी हारी है हमसे। कोई अहंकार दिखा क्या हमारे भीतर? हमने विपक्ष का बहुत सम्मान किया। रत्नाकर जी कह रहे हैं, इसी अटल जी की किडनी खराब थी, राजीव जी प्रधानमंत्री थे, अटल जी ने खुद स्वीकार किया, राजीव जी कहने नहीं आए थे।
और विदेश भेज के उनकी किडनी का इलाज करवाया, विपक्ष के प्रति, विपक्ष के नेता के प्रति, राजनीतिक विरोधियों के प्रति ये भाव कांग्रेस रखती रही है। हम भाजपा नहीं है, दोनों में अंतर है। पता नहीं ये व्यक्तिगत टिप्पणी रत्नाकर जी कितनी मेरे ऊपर कर गए। सवाल आपका कुछ है, जवाब इनका। आपने प्रधानमंत्री के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी तो आपने भी अटैक आ रहा है। सुनिए, जवाब इनका कुछ और आया। आप पूछा कि आपके शासनकाल में जब आप विपक्ष में थे सदन नहीं चलता था, जवाब इनका कुछ और आया। मूल सवाल का जवाब नहीं देके इधर उधर की तमाम बातें कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। 8 से 10 लोग मर गए। ये सवाल हम सदन में नहीं पूछेंगे तो पेड़ पे चढ़ के पूछेंगे। इस देश के लोकतंत्र का, इस देश की सदन का मतलब क्या है? फिर क्या करेंगे उस लोकसभा का? फिर हमारे कर्मचारी खुदकुशी कर रहे हैं और सरकार को कोई मतलब नहीं है। ये सवाल लोकसभा में नहीं उठाएंगे तो कहां उठाएंगे? शादी की पार्टी में कहां उठाएंगे? ये जरा कोई बता दे। यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि ये सवाल उठ नहीं पाते, इन सवालों पर बात नहीं हो पाती। बहस नहीं चाहते हैं, चर्चा। हम ही तो चर्चा चाहते हैं साहब। हम ही तो सवाल पूछ के आपसे चर्चा की मांग कर रहे हैं कि चर्चा कीजिए। आप लोग गए क्यों नहीं? सुनिए, मेरा पूछना ये है कि आप जब चुनाव आयोग को लग रहा है कि बीएलओ के ऊपर प्रेशर है, आप लोगों को लग रहा है बीएलओ की मौतें जो है प्रेशर के कारण हो रही है, तो आप लोग क्यों नहीं गए चुनाव आयोग के पास? ये बताइए ना। चुनाव आयोग अगर सारी प्रक्रिया करा रहा है, प्रतिबद्धता है उसकी, तो आप लोगों को जाना चाहिए। तलने के लिए चुन के रखा है सरकार। किस काम के लिए चुन के रखा है? सरकार की कोई जिम्मेदारी है कि पूरी बता दीजिए। चुनाव आयोग बार-बार बुला रहा है आपको, आप लोग जा नहीं रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, फेक पीपीटी दिखा रहे हैं, फेक जो है लोगों को खड़ा कर रहे हैं, नैरेटिव सेट करने का काम कर रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। क्यों नहीं गए आप? क्यों नहीं गए बताइए ना। बिहार की जनता ने अभी आपको सबक सिखा दिया ना। बिहार की जनता समझ गई। उन्होंने उतर कर ये नहीं बोला कि मेरा वोट चोरी हुआ है, एक भी व्यक्ति। लेकिन राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम को लग रहा है कि वोट चोरी हो रहा है। अरे भाई, आप जाके करिए। आप फर्जी जो डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं, फर्जी लोगों के नाम लेके आते हैं और आप कहते हैं कि ये लोगों का वोट चोरी हुई है। इस तरह का आरोप लगाने का काम आप लोग करते हैं। गलत आंकड़े, झूठे जो बिना सत्यापित जो आंकड़ों को लेकर आते हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर से कहा कि राहुल गांधी जवाब सुन लेते हैं, दिखा रहे हैं, उसका कोई जवाब सुन लेते हैं। और असित जी, मेरा सवाल ये है कि जब बिहार में एसआईआर हुआ तो कहा कि भाई आनंद फानन में ये एसआईआर हो रहा है क्योंकि अभी चुनाव है। लेकिन अब एसआईआर का जो मुद्दा बार बार उठता है, बंगाल में अभी चुनाव में बहुत समय है, यूपी में हुआ, यूपी में बहुत समय है चुनाव में, तो इस पर भी आपत्ति है? नहीं श्रद्धा जी, एक बात, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था और मैंने जैसे ही बोलना शुरू किया ये नहीं, सुन लीजिए, बीच में कूद पड़े। मैं इनका भाषण सुनने नहीं आया हूँ। आप कहिए तो मैं आपकी अनुमति से निकल जाऊं। आप इनका पूरा भाषण करवा के आप जवाब दीजिए। मैं आपको बोल रही हूँ, आप जवाब दीजिए। हमारे साथ विक्रम नहीं, ऐसे कैसे जवाब बीच में कूद जा रहे हैं? ठीक है, रत्नाकर जी, उनको जवाब देने दीजिए, उनकी पूरी बात। चोरी का मुद्दा तो आज उठा नहीं, मुद्दा उठा हार्ट अटैक से मौत और खुदकुशी का। ये आदमी जवाब दे रहा वोट चोरी पर। एक तो ये देखिए, बहुत चालाक आदमी है, ये आपका प्रश्न समझ रहे हैं, लेकिन प्रश्न पर इस डिबेट को रखना नहीं है। पार्टी ने समझा के भेजा है कि मूल प्रश्न पर डिबेट को रहने मत देना, कूद जाना इस पर, और ये बार बार कूद जा रहे हैं उसी मुद्दे पर। ये बहुत चालाकी से डिबेट को खराब कर रहे हैं। सवाल ये कि खुदकुशी कर्मचारी कर रहा है, ये सवाल लोकसभा में नहीं उठाएंगे तो क्या अपने गांव के पुलिया पर बैठ के हम उठाएं? पहली बात, चुनाव आयोग क्यों नहीं गए पूछ रहे हैं। सरकार भुइयां तलने के लिए हमने चुन के रखा है। हर बात के लिए हम सुप्रीम कोर्ट घुस जाए, हर बात के लिए चुनाव आयोग कूद जाए, तो संसद का क्या रोल है? फिर सरकार का क्या काम है? फिर क्या ये मानते हैं रत्नाकर जी की सरकार पूरी तरह से गैर जिम्मेदार है, इससे कोई उम्मीद मत करो, हर बात के लिए कोर्ट में घुस जाओ, आयोग में घुस जाओ, ये सरकार निकम्मी है, इससे कोई उम्मीद मत करो? और अगर सरकार जिम्मेदार है तो जवाब क्यों नहीं दे रही रत्नाकर जी? देखिए, मूल प्रश्न पर आइए। आपको लग रहा है कि पार्टी ने आपको सिखा के भेज दिया है, आप खूब हल्ला हंगामा कर लीजिएगा, मूल प्रश्न पर डिबेट को नहीं आने दीजिएगा, तो भैया मुझे याद है रत्नाकर जी, मैं तो नहीं जानता आप कहाँ के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी थे, उन्होंने एक बात कही, यार मीडिया तुम्हें जगह नहीं देना तो तुम चर्चा पर्चा और खर्चा पे उतर आओ, चर्चा करो, पर्चा छापो, डोर डोर जाके खर्चा करो, अपनी जेब से पर्चा छापो और डोर डोर उस पर्चे को बांट दो। हम वो कर लेंगे ना रत्नाकर जी। फिर आप हमें यहाँ नहीं बोलने दीजिएगा, सदन में नहीं बोलने दीजिएगा, हम पर्चा बांटेंगे, हो सकता है वहां से अरेस्ट करके जेल भेजवाइएगा कि भाई ये देशद्रोही है। यही वो आरोप, यही आरोप की भी हम बात कर रहे थे। विक्रम जी का जरा मैं एक बार रुक करना चाहूंगी। रत्नाकर जी, मैं लौटूंगी आपके पास। विक्रम जी, ये जो आरोप प्रत्यारोप है, ये हर बात पर, हर एक शब्द पर, ड्रामा शब्द आज उसको लेकर विपक्ष भी बनाने की कोशिश कर रहा है, उस पर आरोप होगा, पलटवार होगा।
इन सब के चक्कर में जो मूल मुद्दे हैं, जो जरूरी मुद्दे हैं, वो धरे के धरे रह जाते हैं। मैं आशीनाथ तिवारी जी की एक बात कहता हूँ। इन्होंने कहा कि भाई शून्यकाल में कोई भी प्रश्न उठाया तो कोई भी मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। ऐसा नहीं है। शून्यकाल अचानक कोई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो स्पीकर की आप अनुमति से उठा सकते हैं, लेकिन जब बात स्ट्रक्चर डिबेट की करते हैं कि नहीं इन विषयों पे हमको डिबेट करना है तो उसके लिए नोटिस देना अनिवार्य है। बात आ गई SIR पे। मुझे बहुत ही एक बात समझ में नहीं आती है कांग्रेस की खास करके, कि पिछले सत्र में ही ये बात हुई थी कि जो चुनाव आयोग से संबंधित प्रश्न है उसका लोकसभा में या सदन के किसी भी सत्र में उस पर चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि चुनाव आयोग जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है, वो यहाँ सदन में मौजूद नहीं होगा, वो जवाब नहीं देगा। लेकिन चूंकि ये चुनावी मुद्दा होने वाला है, ये बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा, सरकार और चुनाव आयोग के बीच में कोई संबंध है, ये विपक्ष साबित करना चाहता है कि चुनाव आयोग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल के सारी व्यवस्था कर रहा है, चुनाव से संबंधित गड़बड़ियां जो ये आरोप लगाते हैं। तो मेरा तो अपना मानना ये कि SIR का मुद्दा है या चुनाव आयोग से संबंधित कोई भी मुद्दा है जो TMC ने कदम उठाया। एक बार मैं जरा रत्नाकर जी का रुख कर लेती हूँ। रत्नाकर जी, ये जो बार बार बीजेपी और चुनाव आयोग पर आरोप लगता है कि आपस की मिलीभगत है, बीजेपी के साथ चुनाव आयोग मिला हुआ है, ये जो तमाम बातें हैं, ये एक बड़ा आरोप है जो विपक्ष बार बार लगाता है, और इसको लेकर कितना हंगामा हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है कि बीजेपी भी इस बात को क्लियर करे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, या फिर जो आपने कहा कि भाई चुनाव आयोग राहुल गांधी को कई बार बुला चुका है, मेल कर चुका है, उसके बाद भी जाने की जहमत नहीं उठाते हैं? श्रद्धा जी, देखिए, अभी तो राहुल गांधी को अपने ही पार्टी के प्रवक्ता है पवन खेड़ा, उनके ऊपर आरोप लगाना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि पवन खेड़ा का और उनकी पत्नी का 2 राज्यों में 3 जगह वोटर लिस्ट में नाम है। तो ये इनके ही लोग जब इस तरह से गड़बड़ियां कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वोट चोरी तो इनके लोग कर रहे हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं। और मेरा पूछना ये है, अभी यहाँ प्रवक्ता जो बैठे हैं, कि जहां जहां पे इनकी सरकारें होती हैं वहां पर वोट चोरी होती नहीं है। तेलंगाना में 22 लाख वोटरों के नाम कटे, जो मृत पाए गए, जो पलायन हो गए दूसरे राज्यों में, वहां पे इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। कर्नाटका में कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेकिन हुआ। उनका कहना है हमने ये मुद्दा ही कर्नाटक से उठाया था। SIR की प्रक्रिया हो चुकी है, और ये SIR कानून जो है, ये कांग्रेस शासित शासनकाल में ही SIR का कानून बना है। तो फिर आज ये SIR का विरोध क्यों कर रहे हैं भाई? अपने ही कानून का विरोध तिवारी जी बैठ कर रहे हैं, क्योंकि यह प्रकांड विद्वान जो है वो राहुल गांधी के प्रवक्ता हैं। राहुल गांधी को समझ ही नहीं आता कि क्या मुद्दे उठाना चाहिए, क्या मुद्दे नहीं उठाना चाहिए, किस मुद्दे से जनता संजीदा है, किस मुद्दे से जनता संजीदा नहीं है। आज ये तमाम झूठे आंकड़े देते हैं, तमाम प्रलोभन देते हैं चुनाव में जाकर के कि खटाखटी योजना लाएंगे आपके लिए। किसी भी जनता को, एक आदमी को भी भरोसा है रत्ती भर इनके पास? जवाब ले लेते हैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर ली है। असद जी, सदन में तो भाई मुद्दे उठने चाहिए। मैं शुरुआत से, जब से ये 5वीं पड़ताल शुरू की, तब से इस बात को मैं कह रही हूँ, लेकिन बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं। हाइड्रोजन बम का जिक्र किया अभी उन्होंने, और राहुल गांधी आए, लेकिन ये जो तमाम आरोप भी लग रहे हैं जिसको मुद्दा विपक्ष बना रहा है, हो सकता है विपक्ष मुद्दा हो, लेकिन भाई ये कहा जा रहा है कि ये हार की बौखलाहट है, ये हार की निराशा है। SIR का मुद्दा कितनी प्रमुखता से बिहार विधानसभा चुनाव में उठा था मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नतीजे आए वो देखकर फिर ये कहना कि SIR एक बड़ी वजह थी जिसको लेकर विपक्ष आया और वोटर अधिकार यात्रा निकाली और लोगों के बीच गया, तो क्या लोगों को वो समझ में नहीं आया और यह हार की बौखलाहट नहीं है? क्या चुनावी हार से कोई सच बदल जाता है? हम चुनाव हार गए तो इसका मतलब वो सच नहीं है? आपको याद होगा, हमारे राज्य की एक सांसद है बिहार की, शांभवी, अशोक चौधरी जी की बेटी हैं, इन्हीं के गठबंधन से सांसद है। और जब वो वोट देके मीडिया के सामने आई तो उन्होंने दोनों हाथ की उंगली उठा के निशान दिखा दिया। आप भी वोट देती हैं, मैं भी वोट देता हूं, और भाजपा के जो हमारी प्रवक्ता बैठे हैं ये भी वोट देते हैं। हमें तो आज तक कभी दोनों हाथ की उंगली में स्याही हमारी नहीं लगी। पता नहीं कौन सा वोट उन्होंने डाला कि उनके दोनों हाथ की उंगली में। तो उसका क्या मतलब? वो गलती से उन्होंने खुद स्वयं आगे टेलीविजन पे कहा कि गलती से उन्होंने रत्नाकर जी एक बार सुन लीजिए। इसको नेशनल टेलीविजन पे डिबेट करके और उसको प्रोपेगेंडा सेट करना, ये कांग्रेस की आदत है। उन्होंने स्वयं आके कहा
कि गलती से मैं आपकी दूसरी डिबेट उंगली पे छोड़ भी रहा स्याही हूं, लग क्योंकि गई थी। आप लगातार उनको आप नहीं रोक पा रही हैं नहीं बोलने से, मैंने और वो उनको रोका लगातार है बोल रहे हैं सर। जैसे ये मैं शुरू हो सुनिए, रहा हूं। आप अपनी पूरी नहीं, बात रखिए, आप भी बीच में बात कर सकते हैं, जैसे आपको जहां गलत लगता है वो टोक रहे हैं, उन्होंने इस बात को रखा मैं उतना है, आप अपनी फ्रस्ट्रेटेड पूरी थोड़ी बात हूं। रखिए। मुझे पता है कि उनका टर्न है, उनको बोलना है। क्यों आपका फुटेज खराब करूं मैं? ये मेरी आदत नहीं है। बोलिए तो उन्होंने बोलिए। अपनी दोनों उंगलियां दिखाई और उसमें दोनों में स्याही लगी थी। ये प्रमाणित सत्य है कि राकेश सिन्हा जी जो राज्यसभा सांसद हैं भाजपा से, वो जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ तो गाजियाबाद के वोटर थे, दिल्ली में चुनाव हुआ तो दिल्ली का वोटर थे, और अभी बिहार में विधानसभा चुनाव हुए तो बिहार के वोटर हुए। मतलब एक बड़ा वोटर वर्ग तैयार किया गया है कि जिस स्टेट में भी इलेक्शन होगा तो पहले स्टेट से नाम डिलीट करा के वहां उसका नाम दर्ज करवा देना है और वो जाके भाजपा को वोट कर लेगा। क्या ये वोट की चोरी नहीं है? क्या ये तमाम मुद्दे लोकसभा में नहीं उठाए जाए? कहाँ उठाए जाए? लेकिन तो हमें यही पता ये चीज साबित भी तो नहीं हो पा रही ना, ये चीज विपक्ष साबित भी तो नहीं साबित कर कोर्ट पा में रहा। करना है ना। साबित तो इस चैनल पे करना नहीं है, ना ही भाजपा के पास जाके करना है, तो कोर्ट कहाँ में करना है। साबित? तमाम कागजात, इसके तमाम सबूत, इसके तमाम साक्ष्य सुप्रीम कोर्ट में रखे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही अरे है तो ना। आपने सुप्रीम पूरा कोर्ट ने विधानसभा चुनाव आपके हाथ से चला गया, उससे पहले क्यों नहीं साबित किया इस बात को? ये कोर्ट, अब कोर्ट को तो हम भाजपा के लोग तो है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जज पर जूते चलवा दें धमकाने के लिए कि यार मेरे इशारे पर काम करो। कोर्ट हमें जब तारीख देगा तब काम होगा, हमारे इशारे पर तो कोर्ट चलता नहीं। भाजपा की मुट्ठी में है, ये समझू मैं। सीजेआई पर जूते चल गए, अभी आपको समझना बाकी है। सब कुछ इस भाजपा की देश मुट्ठी में है। सीजेआई पर जूते चलवा दिए गए और ये मैसेज दे दिया गया। ठीक है, मैं कुमार कि भैया राकेश जी समझ से जाओ, जवाब ले जूते लेती भी हूँ, फिर लगवाएंगे रत्नाकर हम जी तो। बोलेंगे और फिर आप मुझ पर आरोप लगाएंगे कि आप उनको बोलने दे रही। रत्नाकर जी आपके पास आऊंगी, इस बात का जवाब लूंगी। सीजेआई की बात हो गई और उन्होंने कहा कि भाई सब कुछ भाजपा की मुट्ठी में है, लबो लुआब उसका यही है। कुमार राकेश जी, चर्चा को आप लगातार सुन भी रहे होंगे, अभी आप जुड़े हैं, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। भाई चर्चा नहीं हो पाती, ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए, प्रधानमंत्री ने कहा, और उसको लेकर भी एक बड़ा ड्रामा आज सदन में देखने को मिला, जिसके साथ ही सारे मुद्दे धरे के धरे रह गए। सरदार जी, सबसे पहले संसदीय लोकतंत्र की बात है, संसदीय प्रजातंत्र की बात है। देश जो है संसदीय गरिमा से भरा रहा है, इसका इतिहास है। मैं करीब 35-36 वर्षों से संसद कवर कर रहा हूँ, लेकिन संसद को लेकर के जिस तरह से विपक्ष जो संसद को मखौल बना दिया है, बहस करते नहीं, जो मुद्दे की बात आती है उस मुद्दे को डाइवर्ट कर देते हैं। आज देखिए कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने कुछ बोला, लेकिन जो लीडर अपोजिशन है ना हाउस के अंदर, उन्होंने बाहर बोले। लोग बोलने के लिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि ड्रामा नहीं डिलीवरी चाहिए, नारे नहीं नीतियों की बात कही उन्होंने। और उसमें क्या गलत है? आप बोलो कि हम ड्रामा नहीं करते हैं। आप जो है, आपको हरियाणा हार गए, आप चाहे बिहार हार गए, ठीक है, हार जीत लग रही थी लोकतंत्र में। कभी कांग्रेस ने कई वर्षों तक राज किया, भाजपा कर रही है, आगे कोई और करेगी। जो जनता का मैंडेट है उस मैंडेट के हिसाब से लोग काम करते हैं और काम करेंगे और काम करने चाहिए। लेकिन ये जो विपक्ष की भूमिका को खुद ही शर्मसार कर रहे हैं विपक्ष के लोग, ये नहीं होना चाहिए। एक सजग, एक संवेदनशील, एक जिम्मेवार लोकतंत्र में जो कि किया जा रहा है। अभी तिवारी जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा आज की तारीख में राकेश सिन्हा सांसद है, वो बेचारे सांसद नहीं है। आप बेचारे रॉ में बोल गए होंगे, क्योंकि मैं गलती नहीं बोल रहा हूँ। उन्होंने, आप एग्जाम्पल ढूंढ रहे हैं, उदाहरण ढूंढ रहे हैं, आप बोल गए। अब वाली सांबवी की बात कर रहे हैं। मुद्दा ठोस लाइए तिवारी जी कि हमारे जो लीडर अपोजिशन है माननीय राहुल गांधी, जो जमानत पर चल रहे हैं हजारों करोड़ के घोटाले के आरोप में, कर्नाटक का वो दिखाते हैं जहां से जीती हुई सरकार है। क्या मतलब कर्नाटक में कांग्रेस जो है पूरा वोट घपले करके जीती क्या, या हिमाचल में जीती क्या? सोचने वाली बात है। पहले मुद्दा ठोस होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मामला चल रहा है, लोग कहते हैं सब जुडिशियल मामले को डिस्कस नहीं करना चाहिए। रही बात संसद की बात है, आप संसद में उठाइए, कौन रोक रहा है, कौन मना कर रहा है आपको? मुद्दा ये है कि विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए वो भूमिका विपक्ष नहीं निभा रहा है। सरकार की खिंचाई होनी चाहिए। और कई बार इन्होंने सुना होगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है मेरी आलोचना करो, हमारी नीतियों की आलोचना करो, उसमें जितना मीन मेख निकालना निकालो। अरे देश का विरोध तो मत करो भाई। जब देश के बाहर जाते हैं तो देश के खिलाफ बोलते हैं। मान लिया कि प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली का नाम लिया, तो उनको कहिए कि भाई मैं तो नाम नहीं लूंगा, देश का विरोध नहीं करूंगा, प्रधानमंत्री ने ऐसा किया या भाजपा नेता ने ऐसा किया। आप अपनी महानता तो बताइए, आप बताइए कि हम आपके जैसे नहीं है, कुछ अलग तो बताइए। वहां भी जाके बोलते हैं देश में लोकतंत्र मर गया है, वहां भी नहीं है, जाके वहां भी पत्रकारों पर हमला करते हैं, पत्रकारों को मेटा जाता है।
सैम पित्रोदा हमारे मित्र राहुल के साथ जिस तरह बदतमीजी की गई, जिस तरह बदतमीजी की गई, वो क्षम नहीं है, जो होता है चिंता करने की पास नहीं होता। तो ऐसी कई बातें हैं जो विपक्ष को करनी चाहिए, नहीं कर रहे हैं। आपको लड़ाई लड़िए ना, मना कौन कर रहा है? और शायद प्रधानमंत्री ने भी इसी उसमें बोला होगा, इसी उद्देश्य से बोला होगा कि विपक्ष को आत्मचिंतन की जरूरत है और जो मुद्दे हैं उस पर बात करने की जरूरत है। ऐसा है क्या? ऐसी बात पहुंची कांग्रेस तक? रत्नाकर जी, मैं सीधे आपका रुख करती हूँ क्योंकि एक बड़ा आरोप बीजेपी पर बार बार लगता है, वो ये है कि चुनाव आयोग के साथ वही बीजेपी की मिलीभगत है। अभी आपने सुना भी कि असद जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई की उन्होंने बात कही कि भाई उन पर जूता चलवा दिया। ये तमाम बातें, तमाम आरोप है। जरूरत है कि बीजेपी इसके बारे में बोले और इसका स्पष्ट जवाब दे। श्रद्धा जी, देखिए जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है गलत और अनर्गल आरोप लगाने का काम करती है, इसीलिए जनता इनको गंभीरता से लेती नहीं। अभी चैनल पे ही ये चर्चा कर रहे थे, राकेश सिन्हा के बारे में बता रहे थे। राकेश सिन्हा ने स्वयं आकर के टेलीविजन पे कहा कि मेरे द्वारा जो ये गलत अफवाह जो है ये फैलाई जा रही है, अगर कोई भी इस तरह का काम करेगा तो निश्चित रूप से उनके ऊपर मानहानि का केस किया जाएगा। राकेश सिन्हा ने स्पष्ट रूप से ये बात कही है। और दूसरी बात, अभी ये बिहार के नेत्री की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि 2 उंगली पे उनका स्याही का निशान लगा था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, वहीं पे इलेक्शन के जब भी बाहर आके उन्होंने उंगली दिखाया, उसके बाद ऑब्जेक्शन किया गया कि आपके 2 हाथों में उंगली कैसे ले, तो उन्होंने कहा कि गलती से चूंकि वो पहला उंगली अपना आगे कर दी, इसलिए उस उंगली पे लगा दिया गया। बाद में उनको रियलाइज हुआ, इसलिए दूसरी उंगली पे लगाया गया इंक। तो इस तरह की बातों को नेशनल टेलीविजन पे एक प्रोपेगेंडा के तहत लोगों को गुमराह करने का काम अगर कांग्रेस पार्टी करती रहेगी तो निश्चित रूप से इनका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह जाएगा। इसीलिए राहुल गांधी के नेतृत्व में 95वां ये हार है बिहार का, और सेंचुरी भी बहुत जल्दी मारने वाले हैं। तो उम्मीद है कि राहुल गांधी उसके बाद राजनीति से संन्यास ले लेंगे या तो गंभीर राजनीति करेंगे, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन मुद्दों पे बात करेंगे, न कि ऐसे अनर्गल झूठे प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करती है कांग्रेस। असद जी, क्या प्रश्न है? फिर से पूछो। प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कांग्रेस करती है और यही प्रोपेगेंडा आपने नेशनल टेलीविजन पर वो जो कहा कि 2 उंगलियों में निशान था चुनाव आयोग की तरफ से, यानी कि चुनाव देने के बाद जो निशान लगाया जाता है, जो स्याही लगाई जाती है, एक प्रोपेगेंडा फैलाने का काम है। हमारा प्रोपेगेंडा नहीं है तो फिर तो इसके लिए अपने सांसद से बात करें। 2 उंगलियां उन्होंने दिखाई थी, उनकी उंगली जाके हमने थोड़ी दिखा दी थी, उन्होंने 2 उंगलियां दिखाई थी, वो बात करें। राकेश सिन्हा जी की जो हमने बात की, भाई वो प्रोपेगेंडा फिर चुनाव आयोग का है, क्योंकि अलग अलग राज्यों के चुनाव में अलग अलग राज्यों का वोटर वो रहे हैं। ठीक है, इस राज्य का चुनाव हुआ तो हालांकि उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया था। आसिफ जी, जो बात अभी रत्नाकर जी ने कही, एक क्लैरिफिकेशन भी दिया था। कुमार राकेश भी हमारे साथ हैं। सर, मैं सीधे आपका रिएक्शन ले लेती हूँ क्योंकि अब समय बहुत कम है और क्लोजिंग कमेंट की तरफ ही मैं बढ़ूंगी। जी राकेश जी। नहीं, सवाल क्या आपका? सवाल यही कि भाई जो तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, पक्ष विपक्ष आपस में लड़ते रहते हैं, टैक्स पेयर्स के पैसे से सदन चलता है लेकिन टैक्स पेयर्स की बात ही नहीं हो पाती है। बहुत बड़ा सवाल है श्रद्धा, आपने जो उठाया है। टैक्स पेयर का पैसे की चिंता किसको है? विपक्ष को तो बिल्कुल चिंता नहीं है। सरकार थोड़ा चिंता करती है तो चिंता करने नहीं दिया जाता है। तो मैं बार बार इस बात को जोर दे रहा हूं कि विपक्ष को सशक्त होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए, सरकार की नीतियों की खुली आलोचना, डॉक्यूमेंट एविडेंस साथ करना चाहिए और उसको उचित फोरम पे, मान लिया कि आप बात करते हैं सर की SIR की बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन को लिखते नहीं, उनको चिट्ठी नहीं लिखते, वो उनसे पूछता है, उनका जवाब नहीं आरोप लगाते हैं तो कम से कम तह तक उसकी जाएं और फिर पूरी बात रखें। बिल्कुल सर, समय की कमी है। मैं सबका क्लोजिंग कमेंट, आसिफ जी आपका क्लोजिंग कमेंट। मैं क्लोजिंग कमेंट, कुमार राकेश जी शायद अभी कुछ बोल रहे हैं, उनकी बात अच्छा आ गई उनकी बात। जी जी जी। मैं क्लोजिंग कमेंट में बस एक ही चीज बोलूंगा कि इस देश में बहुत सारे लोग पत्रकारिता की चादर ओढ़ के, छद्म पत्रकार, ये भाजपाई टीवी चैनल पर बैठते रहते हैं। कुमार राकेश जी उसी में से एक है। चलिए एक तिवारी जी आप तो कांग्रेसी भी नहीं लगते भाई, आप कांग्रेस। अरे हम जो लगे, आप पत्रकारिता की चादर ओढ़े भाजपाई दलाल है, ये पूरा देश जाने। ठीक है, रत्नाकर जी। देखिए श्रद्धा जी, संविधान के हिसाब से अगर संसद को सुचारू रूप से चलाना है तो इसकी जिम्मेदारी जितनी सत्ता पक्ष की होती है उतनी विपक्ष की भी होती है। इसलिए विपक्ष को यह बिल्कुल संजीदा होना चाहिए
लीडर ऑफ अपोजिशन को गंभीर होना चाहिए कि किन मुद्दों पे संसद को देश की सबसे बड़ी पंचायत में चर्चा करना है, किन मुद्दों पे नहीं करना है। संसद का सत्र बेवजह जाया ना करें। टैक्स पेयर के पैसे जो उस पे खर्च होते हैं उनको बेवजह ना जाया करें। ये देश का पैसा मुद्दों की बात हो, वक्त जाया ना हो, लोगों के हित में बात हो, ये बहुत जरूरी है और इसकी जिम्मेदारी पक्ष विपक्ष दोनों की बनती है। उम्मीद करते हैं जो प्रधानमंत्री ने भी कहा कि एक डिलीवरी, ड्रामा नहीं डिलीवरी सदन के अंदर देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए, 5 की पड़ताल में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ 5 की पड़ताल में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।